नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आप सभी को पता है कि हम लोग साइंस को क्वेश्चनों के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले फिजिक्स के जो टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चन है उनको हल किया है। लगभग 8-9 वीडियो उसके आ चुके हैं और हमने अब केमिस्ट्री को शुरू किया है। ये केमिस्ट्री का हमारा तीसरा वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लगातार वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, गैस स्टोव की लौ नीली क्यों जलती है? आप सभी ने ध्यान दिया होगा, जब भी गैस स्टोव की लौ नीली जलती है तो ऐसा क्यों होता है? तो ईंधन का पूर्ण दहन हो गया, बी हवा में हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण, या सी खतरनाक दहन, या डी ऑक्सीजन की कमी। तो जब नीली लौ आती है तो इसका मतलब होता है कि ईंधन का पूर्ण दहन है। अगला है हमारा, बेंजीन किससे कम घना है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें पूछा गया है कि किससे कम घना है, यानी बेंजीन का घनत्व निम्न में से किससे कम है? एल्केन, जल, एल्कीन, या एल्केन और एल्कीन दोनों? तो जल से कम घना है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा थर्ड वाला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, साबुन के अपूर्ण दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है। सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं साबुन, ये तो सही है। साबुन अपूर्ण में जलरागी और जल विरागी दोनों श्रेय होते हैं, सही है। कठोर जल में साबुन की तुलना में अपमार्जक अधिक प्रभावी होते हैं, ये भी सही है। और जो डी है, मिश्र में अपूर्णों का आकर्षक सिरा तेल की ओर होता है जबकि दूसरा सिरा बाहर की ओर होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? तो एल्कीन, यहाँ पर 3 चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। 3 प्रकार की चीजें होती हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है एल्कीन, तो जो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। यहाँ पर एल्कीन का होता है CnH2n। और 2 चीजों को यदि हम देखें तो जो एल्केन होता है CnH2n+2 होता है, और एल्काइन होता है CnH2n-2 होता है। जो एल्केन होता है वो होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जो एल्काइन होता है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और एल्केन में हमारा एकल बंध होता है और एल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी आप याद रखना। आगे एक और चीज आपको एक शब्द मिलेगा देखने को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो हमारे सिलेबस में भी शामिल है। हाइड्रोकार्बन शामिल है और उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी है। तो एरोमेटिक कौन होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिन्हें एरिन भी कहा जाता है, में वैकल्पिक द्विबंध एकल बंध की एक संयुक्त वलय होती है, जैसे बेंजीन। बेंजीन C6H6 सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि भाई बेंजीन क्या है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये चीज को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एल्कीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भाई एल्कीन ये संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सत्य नहीं है, मतलब नेगेटिव पूछा गया है। तो एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विबंध होता है, ये अत्यधिक स्थायी और निष्क्रिय हैं, या ये योगात्मक अभिक्रिया कर सकते हैं। तो इनके बारे में जो सत्य नहीं है वो है हमारा सी नंबर वाला, कि ये अत्यधिक स्थायी और निष्क्रिय है, ये सत्य बात नहीं है। अगला यदि हम देखें तो प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछा गया, आपसे पूछे जाएंगे भाई ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, इस प्रकार के जो सूत्र रहते हैं इसको यदि आप देखेंगे तो आपको नाम रखना, इस चीजें नामकरण पद्धति भी पूछी जाएगी कि भाई मैथ कब होता है, एथ कब होता है, प्रो, ब्यूटेन, ये सारी चीजें होती हैं। ये आपको सब जब नामकरण की पद्धति पढ़ोगे आप तो उसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भाई प्रोपेन का आणविक सूत्र, तो प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यौगिकों की उच्चतम संख्या दर्शाता है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, या डी कार्बन? तो यौगिकों की उच्चतम संख्या होती है कार्बन में, सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं यौगिक कार्बन के। अगला है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 परमाणु द्विबंध से जुड़े होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो जो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु द्विबंध से जुड़े हों, तो द्विबंध से जुड़े रहते हैं हमारे एल्कीन जुड़े रहते हैं, और जो एल्काइन हमने अभी देखा था वो त्रिबंध से, और एल्केन जो होते हैं हमारे एकल बंध रहता है। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं भाई, जैसे एल्केन है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और एक कार्बनिक यौगिक होता है, और इसमें गैसोलीन चिकनाई वाले तेलों के इसमें ये प्रमुख घटक होते हैं, एल्कीन, एल्काइन, और इसके बारे में हम देख चुके हैं, और इनके बॉन्ड से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
खाना पकाने वाली गैस मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो खाना पकाने वाली जो गैस होती है जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक होती है CNG संपीड़ित कंप्रेस्ड नाइट्रोजन नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसके मुख्य घटक जो होते हैं मीथेन और एथेन होते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है CNG का? तो गैसोलीन में, डीजल ईंधन में, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के स्थान पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी होती है हमारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या LPG तरलीकृत पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। इसके जो मुख्य घटक होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। इसका उपयोग रसोई गैस में का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। विद्युत हीटिंग तेल और मिट्टी के तेल का विकल्प है ये। क्योंकि यह क्या होता है, गंधहीन होता है। यहाँ पर जरूर ध्यान रखें, इसमें क्या होता है जो LPG जो आपने जो घरेलू सिलेंडर होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं उनमें जो गंध आती है वो LPG की गंध नहीं आती, क्योंकि ये गंधहीन होता है। इसमें रिसाव को पता लगाने के लिए एक मिलाया जाता है इसमें केमिकल जिसका नाम रहता है एथिल मरकेप्टन मिलाया जाता है, ताकि इसके भंडारण कंटेनर से LPG के रिसाव होने पर इसकी बदबू आ सके। नहीं तो इसमें से कोई भी रिसाव नहीं होता, मतलब कोई भी गंध नहीं आती है। रसोई गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? तो एथाइन, प्रोपीन या प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसमें होता है प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाता है रसोई गैस में। अगला प्रश्न है हमारा C6H14 में कितने समावयवी हैं? हमसे यहाँ पर समावयवता की बात की गई है। समावयवता हमारे सिलेबस में डली हुई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 है। अगला है हमारा, अब एक सामान्य सा शब्द आया है, समावयवता क्या होती है? तो विभिन्न भौतिक गुणों वाले यौगिकों में समान तात्विक संरचना, यानी जो उनकी संरचना होती है वो समान होती है और आणविक भार पाया जाता है समान होता है, तो ऐसे यौगिकों को समावयवी कहा जाता है। यानी उनके भौतिक गुण तो अलग होंगे लेकिन उनकी तत्वों की संरचना समान होगी और आणविक भार समान होगा, ये समावयवी कहलाते हैं। समावयवता से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा उत्पाद सड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है सड़कों के निर्माण में? ए कोक, बी बिटुमिन, सी पैराफिन या डी नेफ्थलिन। तो इसका आंसर है हमारी बिटुमिन का उपयोग सड़कों के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, किसका ईंधन का ऊष्मीय मान उच्चतम है? ए मिट्टी का तेल, बी हाइड्रोजन, सी मीथेन या डी LPG। तो सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन का है, उच्चतम ऊष्मीय मान है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक नहीं है? तो एरोमेटिक यौगिक अभी हमने देखा था एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, तो हमने बताया था आपको सबसे सरल एरोमेटिक यौगिक बेंजीन है। बेंजीन के बारे में तो बताया ही था, लेकिन यहाँ से पूछा गया हमसे कि कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। तो बेंजीन है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में हेक्सीन है ये हमारा एरोमेटिक यौगिक नहीं है। अगला है हमारा ब्यूटाइन मतलब एल्काइन का पूछा गया है हमसे। तो ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ब्यूटाइन का आणविक सूत्र होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी C4H6। अगला है हमारा, द्रव अमोनिया में क्षार धातु के विलयन के साथ एल्काइन की अभिक्रिया से क्या बनता है? जो लिक्विड अमोनिया होती है उसमें यदि हम क्षार धातु के विलयन के साथ एल्काइन की अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ए विपक्ष एल्कीन, समपक्ष एल्कीन या सी प्राथमिक एमीन या डी एल्केन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला विपक्ष एल्कीन। अगला प्रश्न है हमारा, शाखित एल्केन के अपेक्षाकृत कम क्वथनांक का क्या कारण है? मतलब जो शाखित एल्केन होते हैं, शाखित मतलब श्रृंखला वाले, तो उनका क्वथनांक कम होता है। क्वथनांक मतलब ऐसा पॉइंट जिस पर कोई वस्तु उबलने लगे, ऐसा ताप होता है। तो इसका क्या कारण होता है कि भाई इनका जो क्वथनांक कम होता है? आयनिक बॉन्ड के कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, वंडरवाल आकर्षण के कारण या आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। तो जो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंडरवाल आकर्षण के कारण ऐसा होता है। अगला है हमारा, नीचे दिए गए यौगिकों का संकरण किस विकल्प द्वारा इंगित किया जाता है? तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें हमसे संकरण पूछा गया है। sp होता है, sp2, sp3 इस प्रकार के संकरण होते हैं। तो यहाँ पर हमसे संकरण पूछा गया है, तो इसमें कौन सा संकरण हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला है sp3, sp और sp संकरण। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, एलीन में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संकरित कार्बन होना चाहिए? तो एलीन में किस प्रकार का संकरित कार्बन होना चाहिए? sp3, sp2, sp या sp3d।
तो एलिन की यदि हम बात करें तो एलिन में हमारा होता है सी नंबर का sp संकरण होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन की तरह श्रृंखलन गुण को दर्शाता है? तो कार्बन की तरह श्रृंखलन गुण सबसे अच्छा मतलब सबसे ज्यादा श्रृंखलन गुण कार्बन दर्शाता है और सबसे ज्यादा इसके यौगिक बनते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें तो जो दूसरे नंबर पर हमारा सिलिकॉन, ये भी श्रृंखलन के गुण को दर्शाता है। श्रृंखला मतलब जब ये यौगिक बनते हैं जुड़कर अणु से अणु, तो एक श्रृंखला प्रदर्शित होती है, इसे हम श्रृंखलन गुण कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रृंखलन क्या होता है, एक तत्व का उसी तत्व के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप लंबी श्रृंखलाएं या रिंग बनती हैं, जिसे हम श्रृंखलन गुण कह देते हैं। अगला है हमारा श्रृंखलन गुण, हम यहाँ पर कह देते हैं। तो श्रृंखला किसकी? सिलिकॉन की श्रृंखलाएं बनती हैं। अगला है हमारा, एथीन के जलयोजन से क्या प्राप्त होता है? एथीन के जलयोजन से एथेनॉल, एथेनल, एथेन या एथेनोइक अम्ल। तो जो एथीन होता है, एथीन के जलयोजन से हमारे लिए एथेनॉल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न है हमारा, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस चीज का मतलब कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होती है एसिटिलीन। ये जरूर याद रखना, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा 24वां प्रश्न की यदि हम बात करें तो एलपीजी और सीएनजी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन एलपीजी और सीएनजी के संबंध में गलत है? तो दोनों ईंधन है, दोनों ईंधन है, सही बात है। दोनों में अल्केन होते हैं। एलपीजी का ऊष्मीयमान सीएनजी से अधिक होता है या सीएनजी का ऊष्मीयमान एलपीजी से अधिक होता है? तो इनमें से यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं, जैसे यदि आप तुक्का भी लगाओ तो इसमें क्या होगा कि हमारा 24वें का या तो तीसरा आंसर होना चाहिए या चौथा होना चाहिए। तो चौथा की यदि हम बात करें तो सीएनजी का ऊष्मीयमान एलपीजी से अधिक होता है, ये गलत है क्योंकि एलपीजी का मान अधिक होता है। अगला है हमारा 25वां प्रश्न, एन हेक्सेन के लिए संभव श्रृंखला समायोजकता की कुल संख्या क्या होगी? ए 9, बी 5, सी 4 या डी 6? तो एन एल्केन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला यदि हम बात करें, निम्न में से कौन सा अणु इलेक्ट्रोफिलिक सुगंधित प्रतिस्थापन के लिए कम अभिक्रियाशील है? ए एनिलीन, बी टॉलिन, सी नाइट्रोबेंजीन या डी फिनॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26 वाले का सी नाइट्रोबेंजीन। अगला प्रश्न है हमारा, बहु प्रतिस्थापन डैश में एक बड़ी कमी है? फ्रीडल फ्रॉस्ट एल्केन, रीमर टीमैन अभिक्रिया एनिलीन का एसिटिलीन या फ्राइडल क्राफ्ट एसिलीन? तो जो बहु प्रतिस्थापन डैश में एक बड़ी कमी है, तो बहु प्रतिस्थापन जो एक अभिक्रिया होती है फ्रीडल क्राफ्ट का एल्कीन, इसमें क्या होता है, एक बहु प्रतिस्थापन की घटना होती है जो बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा AgNO3 विलयन के साथ अवक्षेप प्राप्त होने की संभावना है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 28 वाले का डी नंबर का CH3 होल थ्राइस CCl, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा 29वें नंबर का है। यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत अलग अलग जगह से इनको क्वेश्चनों को शामिल किया हुआ है, किसी एक जगह से नहीं मिले हुए हैं। जो क्वेश्चन मुझे सही लगे, जो क्वेश्चन अच्छे लगे, उनको मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। एल्किनीज यानी एल्कीन्स का पुराना नाम क्या है? तो एल्किनीज का पुराना नाम, ये जो एल्किन और एल्काइन पढ़े थे, इन्हीं को हम इंग्लिश में यहाँ पर वो किया गया है, इंग्लिश में बोला गया है, तो इसको भी आप देख लें। तो एल्किनीज का पुराना नाम था ओलिफिन, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, कौन से यौगिक इत्र और रंजक डाई बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? मतलब इत्र और रंजक यानी डाई बनाने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इथाइल एसीटेट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अल्कानीज पानी में होता है घुलनशीन, अघुलनशीन, स्वाद में कड़वा या स्वाद में मीठा? तो जो अल्कानीज होता है वो अघुलनशील होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन से हाइड्रोकार्बन में सभी 4 कार्बन की संयोजकता एकल बॉन्ड के साथ जुड़ी रहती है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन? तो इसका आंसर होगा एल्केन में, मतलब एल्केनस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको एल्केन भी बोलते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, फिर होता है एल्कीन और एक फिर होता है एल्काइन। अगला है हमारा, इसके बारे में हम देख चुके हैं कि भाई कौन से कहाँ पर बॉन्ड बनते हैं, ऊपर प्रश्न आए थे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस रूप में भी जाना जाता है? इसको एसिटिल्डिहाइड, बुटाइन या एरेनीज या अरनीज? यहाँ पर अरेनीज पूछा गया है और अरेनीज हो गया, दो अलग अलग है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरेनीज। अगला है हमारा,
कार्बनिक यौगिक का नाम बताएं जिसमें RCOOCOR का कार्यात्मक समूह होता है। भाई जब आप जो नामकरण पद्धति पढ़ेंगे, जो हमारी IUPAC नामकरण पद्धति होती है, उसमें क्या होता है, ये कार्यात्मक समूह होते हैं। जैसे COOH हो जाता है, HOH हो जाता है, ये एल्डिहाइड वगैरह, जिसके कारण से नाम रखे जाते हैं। तो ये एक और कार्यात्मक समूह होता है RCOOCOR होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तो एस्टर बोलेंगे, एसिड एनहाइड्राइड या डाइमिथाइल ईथर या एलिफेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अगला है हमारा, खुली श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जो बिना गंध के होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलिफेटिक। अगला है, यदि हम बात करें तो एक हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जो प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो होता है मीथेन, अभी हमने देखे थे कि प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक क्या होते हैं और LPG के मुख्य घटक क्या होते हैं, ये दोनों चीजें हम देख चुके हैं। अगला है, हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं, डबल बॉन्ड के होते हैं, एकल बॉन्ड के होते हैं। जो एकल बॉन्ड के होते हैं वो होते हैं हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला है हमारा, एल्केनीज का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n हमने देखा था, एल्कीन बोलते हैं जिनको, एल्केनीज या एल्कीन बोलते हैं। इनका CnH2n है। एल्केन का भी देख चुके हैं और एल्काइन का भी देख चुके हैं, इनके बॉन्ड भी दे चुके हैं, ये कौन से कार्बन होते हैं ये भी देख चुके हैं। यहाँ से हमारे जो प्रश्न होते हैं वो खत्म होते हैं। लगभग हमने 30 से 35 प्रश्नों को हल किया, 35 से 40 प्रश्नों को हल किया हुआ है और आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमारी जो सिलेबस में रसायन शामिल की गई है उसमें हाइड्रोकार्बन, उनके गुण वगैरह की चीजें, नामकरण पद्धति को शामिल किया गया है। उसके अलावा जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसको भी शामिल किया गया है। जो 2 यूनिट हैं, तो पहली यूनिट में परमाणु की संरचना वगैरह को शामिल किया है और दूसरी यूनिट में हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को उन्होंने कंप्लीट शामिल किया है। तो उसी पे बेस्ड ये प्रश्न थे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।